अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान क्रियम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग गैसेस यूनिट एमडी कैट का एक टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन टू से कि हम लोग इस वीडियो के अंदर गैसेस लिक्विड और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करने से पहले हम लोग चंद एक बेसिक जो एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप लोग उसका जो आंसर कर रहे होंगे, तो अगर बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा जाता है तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4। गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा, ये हमारे पास टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं वो हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 हुआ करती हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हमारे पास जो प्लाज्मा आता है उसको हम लोग बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 होगा। तो ये हमारे पास कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। अगर आपसे वो टोटल पूछेगा तो आंसर 4 होगा, और अगर वो आपसे बेसिक का पूछेगा तो आपके पास उसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ इज़, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ा हुआ होता है हम लोगों ने कि 70% जो है वो हमारे पास ज़मीन जो है वो सराउंड होती है वाटर से, तो बच्चे फौरी तौर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं लिक्विड को। लेकिन वहाँ पे जो लाइन लिखी है वो इस हिसाब से लिखी है कि जो अर्थ की सरफेस है वो हमारे पास 70% लिक्विड के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसकी जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो हमारे पास इस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता लिक्विड के ऊपर। तो हमारे पास ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो हमारे पास सॉलिड के ऊपर मुश्तमिल होता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि लीस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ इज़, तो अगर आपसे लीस्ट अबंडेंट का पूछा जाएगा तो उसका आंसर जो होगा वो हमारे पास लिक्विड होगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स इज़, तो यूनिवर्स के अंदर 99% से भी ज़्यादा जो हमारे पास यूनिवर्स का हिस्सा है वो हमारे पास प्लाज्मा के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। अगर आपसे लोगों से पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर इज़, तो आप लोगों के पास आंसर जो होगा वो गैसेज आ जाएगा। तो ये चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि इंटी टेस्ट के अंदर पूछे जा रहे होते हैं, तो आप लोगों ने इनके आंसर जो है वो याद रखने हैं कि मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ कौन सी है, मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर यूनिवर्स कौन सी है, लीस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ कौन सी है, और सिंपल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़। और सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल्स का, कि गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितने कितने सेपरेटेड होंगे। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास वाइडली सेपरेटेड होते हैं, और जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास क्लोज टू ईच अदर होते हैं। और उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि इनमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है सॉलिड्स के केस में, तो सॉलिड्स के केस में हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो अगर आपसे इनका सेपरेशन का ट्रेंड पूछा जाए तो गैसेस के केस में सबसे ज़्यादा सेपरेशन होती है, उसके बाद हमारे पास लिक्विड होगा, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो सॉलिड के केस में सेपरेशन जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो गैसेस के केस में हमारे पास लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। रीज़न क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो गैसेस के केस में एग्जिस्ट कर रही होते हैं। और अगर आपसे लिक्विड का पूछा जाता है, लिक्विड के केस में मॉडरेट एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, और सॉलिड के केस में एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हुआ करती हैं। तो इनकी रीज़न क्या होती है, अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द रीज़न बिहाइंड इट, कि हमारे पास गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ना होने के बराबर हैं, इस वजह से इनमें एम्प्टी स्पेसेज हैं वो ज़्यादा होंगे, जबकि सॉलिड के केस में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो इस वजह से हमारे पास इनमें स्पेसेज जो हैं वो बिल्कुल ही कम होती हैं। तो अगर स्पेसेज का ट्रेंड पूछ रहे हैं तो वो भी हमारे पास गैसेज, लिक्विड एंड देन जो है वो हमारे पास सॉलिड होता है। और यहाँ पे आप लोग रिलेशन भी याद रखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्पेसेस के साथ जो है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है, कि जितनी ज़्यादा हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उसमें स्पेस जो है वो उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आ जाती हैं, तो गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ना होने के बराबर होती हैं इन केस ऑफ आइडियल गैसेज में तो होती ही नहीं है, ये हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का पास्टुलेट भी है। लेकिन अगर रियल गैसेज की बात करें तो उस केस में हमारे पास थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। तो अगर आइडियल गैस का पूछेगा तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर रियल गैसेज का पूछेगा तो उसमें किसी हद तक जो है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो मौजूद होंगी। इन केस ऑफ लिक्विड हमारे पास एज कम्पेयर टू गैसेज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जबकि सॉलिड्स के केस में वीक होती हैं। तो हम लोग इसको इंटरमीडिएट या फिर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बोल देंगे, जबकि सॉलिड्स के केस में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो पाई जाती हैं। तो अगर आपसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का ट्रेंड पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो हमारे पास सॉलिड में पाई जाती हैं, दैन लिक्विड एंड देन जो है वो हमारे पास गैसेज के अंदर जो है ये फोर्सेज पाई जा रही होती हैं। और अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ को बोला जाता है, कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कितनी आसानी के साथ हरकत कर सकता है। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी वही आसानी के साथ हरकत कर सकती हैं। तो चूंकि गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो हमारे पास वीकर होती हैं, मॉलिक्यूल्स आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। लिक्विड्स के केस में हमारे पास इंटरमीडिएट फोर्सेज होती हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंटरमीडिएट होगी, जबकि सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, इस वजह से इनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अगर आपसे ट्रेंड पूछा जाए तो गैसेज में स्ट्रॉन्गेस्ट
या फिर हाईएस्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी, देन लिक्विड, एंड देन जो है वो हमारे पास सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर आप लोगों से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ रिलेशन पूछा जाता है तो आप लोग कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी का जो है वापस में एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स उतनी ज़्यादा आसानी के साथ कैप्चर किए जाएंगे और वो आसानी के साथ हरकत नहीं करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होती है। अगर हम लोग नेक्स्ट इनका कंपैरिजन देखते हैं तो मोशन टाइप्स की बात करते हैं तो गैसेज जो होती हैं वो ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन मोशन तीनों तरह की मोशन शो कर सकती हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स हमारे पास दो तरह की मोशन शो होती है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। लेकिन ट्रांसलेशन मोशन जो है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट होती है, वो रोक दी जाती है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो अगर आपसे पूछा जाए लिक्विड कितनी तरह की मोशन शो करते हैं तो दो तरह की। कौन सी शो नहीं करते, वो ट्रांसलेशन मोशन शो नहीं करते। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो हमारे पास उसमें मौजूद होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड्स कितनी तरह की मोशन शो करती हैं तो वो सिर्फ एक तरह की मोशन शो करते हैं। वो कौन सी? वो वाइब्रेशनल मोशन है। कौन सी मोशन जो शो नहीं कर रहे होते? तो रोटेशन वाइब्रेशन मोशन जो है इनकी ये शो नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो हमारे पास पाई जाती हैं। अगर हम लोग शेप्स की बात करते हैं तो गैसेज की कोई फिक्स शेप नहीं होती। हम लोग इसको जिस भी चीज़ के अंदर रखें वो उसकी शेप जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं। लाइक अगर मैं स्प्रे को किसी क्लोज कंटेनर के अंदर करूँगा तो वो क्लोज कंटेनर वाली शेप अडेप्ट कर लेगी। अगर मैं इसी स्प्रे को कमरे के अंदर जो है वो मैं कर रहा हूँ तो हमारे पास वो पूरे के पूरे कमरे के अंदर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसकी अपनी कोई भी फिक्स शेप नहीं होगी। इसी तरह से लिक्विड की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर हम लोग 10 cm³ वाटर को ग्लास के अंदर डालते हैं तो वो उसकी शेप को अडेप्ट कर लेगा, और अगर हम लोग उसको बीकर के अंदर डाल रहे होते हैं तो वो उसकी शेप को जो है वो अडेप्ट कर रहा होता है। जबकि सॉलिड के केस में इनकी फिक्स शेप होती है। जिस मर्जी जगह पे रखते हैं जो शेप हमारे पास सॉलिड की होगी वही शेप हर एक जगह के ऊपर जो है वो अडेप्ट कर रहा होता है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो गैसेस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास नहीं होता। वो तमाम के तमाम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो भी उन्हें अवेलेबल होती है। जबकि लिक्विड्स के केस में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर मैं पानी डालता हूँ 10 cm³ तो ग्लास के अंदर भी 10 cm³ पानी ही होगा। अगर मैं उसको बीकर के अंदर डालता हूँ तब भी वो 10 cm³ ही होगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होता है, और सॉलिड के केस में भी हमारे पास वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। लिक्विड के केस में आप लोगों ने बात यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कर लें कि इनकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास फिक्स हुआ करता है। और अगर हम लोग स्पेस ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, तो जो गैसेज होती हैं वो तमाम की तमाम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जबकि लिक्विड अपना वॉल्यूम को मेंटेन कर रही होती हैं, ये तमाम की तमाम स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। जबकि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास फिक्स होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये तमाम की तमाम स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, बल्कि जो इसकी शेप होती है उसी शेप को अडेप्ट कर रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट इसका कंपैरिजन देखते हैं मूवमेंट्स के रिलेटेड, तो मूवमेंट का और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है। ये भी आप लोग एक रिलेशन याद रखेंगे। तो मूवमेंट से मुराद ये है कि कौन से मॉलिक्यूल कितनी आसानी के साथ हरकत कर सकते हैं। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगे वो आसानी के साथ हरकत कर सकेंगे। इन केस ऑफ गैसेस हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं इस वजह से वो इजीली मूव कर सकते हैं। जबकि लिक्विड्स के केस में मॉलिक्यूल स्लिप ओवर ईच अदर। स्लिप ओवर से मुराद ये होता है कि इनमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी तो सपोज करें हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है, और ये हमारे पास सपोज करें कोई तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो सी पड़ा हुआ है। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ए और बी के दरमियान वो हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। बी क्या करता है, ए से जो है वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ख़त्म करता है, यानी कि वहाँ से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ब्रेक कर देगा। जब वो ब्रेक करेगा तो वहाँ से स्लिप ओवर होगा, मतलब वहाँ से अपनी जान छुड़ा कर आएगा। तो इधर आके हमारे पास सी के साथ जो है वो फिर बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। तो पहले हमारे पास सी का जो मॉलिक्यूल था वो हमारे पास ए और बी से दूर था। इन दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद नहीं थी। ए और बी एक दूसरे के नज़दीक थे, इस वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद थी। लेकिन बी ने बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को तोड़ा और वहाँ से स्लिप ओवर होके सी के नज़दीक आ जाता है। जब वो सी के नज़दीक आएगा तो बी और सी के दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जनरेट हो जाएंगी। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्लिप ओवर कर सकते हैं इन केस ऑफ लिक्विड। जबकि सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं। इस वजह से इनमें मूवमेंट जो है वो ना होने के बराबर हुआ करती है। तो अगर मूवमेंट का ट्रेंड पूछा जाए तो गैसेज में सबसे ज़्यादा देन लिक्विड एंड देन जो है वो हमारे पास सॉलिड आ रहा होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि स्टे जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो कितनी तरह की मोशन शो कर सकते हैं। हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि हमारे पास गैसेज जो हैं वो तीनों तरह की मोशन, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन, रोटेशन मोशन शो कर रहे थे। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। लिक्विड्स जो हैं वो हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन तो शो नहीं कर रहे होते, जबकि वो हमारे पास रोटेशन वाइब्रेशन मोशन शो कर रहे थे, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। अगर सॉलिड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सॉलिड चूंकि एक ही तरह की वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहे होते हैं तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम
इन केस ऑफ सॉलिड इज 1। अगर हम लोग डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन इज स्पेसिफिक टर्म फॉर गैसेज। लिक्विड्स भी थोड़ी बहुत डिफ्यूजन शो कर रहे होते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर इन केस ऑफ गैसेज। लिक्विड के केस में होती है डिफ्यूजन बट लेस एज कम्पेयर टू गैसेज, जबकि सॉलिड के केस में डिफ्यूजन होती ही नहीं है जनरली। तो डिफ्यूजन का भी ट्रेंड पूछा जाए तो गैसेज में सबसे ज़्यादा देन लिक्विड एंड सॉलिड। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात करें तो गैसेज की सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन लिक्विड, देन जो है वो हमारे पास सॉलिड आ रहे होते हैं। अगर हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्योंकि गैसेस के केस में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी कोई अच्छी खासी नहीं होती, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो अरेंज नहीं होते पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। जबकि लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो मौजूद होती हैं और मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने आप को एक रो के अंदर अरेंज भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती। क्यों नहीं फिक्स अरेंजमेंट होती? लाइक इसी एग्जांपल को दोबारा से देखने मैंने आप लोगों को बताई कि ए और बी हमारे पास एक दूसरे के नज़दीक हैं और सी जो पार्टिकल है वो हमारे पास इनसे दूर पड़ा हुआ है। तो ए और बी के एक दूसरे के नज़दीक होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद थी, लेकिन बी जब इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगा और वह सी के नज़दीक जाएगा तो वह सी के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जनरेट हो जाएंगी, बी और सी के दरमियान ए और बी की ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो हम लोग बोलेंगे कि इनमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से एक अरेंजमेंट तो होती है, लेकिन कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती। मतलब मॉलिक्यूल्स एक जगह से अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के किसी दूसरी जगह की तरफ जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स अरेंज तो करते हैं अपने आप को, लेकिन इनकी कोई भी एक फिक्स अरेंजमेंट जो है वो नहीं होती। जबकि इन केस ऑफ सॉलिड्स हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को एक फिक्स शेप के अंदर जो है वो अरेंज कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जॉल थॉमसन इफेक्ट के जो गैसेज होती हैं वो एक्सपेंड होकर ठंडक का एहसास पैदा करती हैं, तो गैसेज के केस में ये एबिलिटी मौजूद होती है, जबकि लिक्विड और सॉलिड के केस में जॉल थॉमसन इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो एब्सेंट होगा। फ्यूजन इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर द गैसेज के किसी भी स्मॉलर होल में से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाना गैस के पार्टिकल्स का, इनको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। तो गैसेज के केस में ये एबिलिटी मौजूद होगी, जबकि लिक्विड और सॉलिड में ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती। अगर हम लोग इफेक्टिव कोलिजन्स की बात करते हैं, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, कि कौन से मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा टकराव कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हरकत कर सकते हैं वही आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। तो गैसेज के केस में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं, तो वो बहुत तेज़ी के साथ हरकत करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इस केस में हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन मौजूद होंगी। बट इन केस ऑफ लिक्विड वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि वो स्लिप ओवर हो जाते हैं, मतलब वो भी हरकत कर रहे होते हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन आर प्रेजेंट इन केसेस ऑफ लिक्विड्स, बट इन केस ऑफ सॉलिड हमारे पास वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो बाइंड हुए होते हैं, इस वजह से वो फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन का ट्रेंड भी हमारे पास गैसेज सबसे स्ट्रॉन्गर देन लिक्विड, देन जो है वो हमारे पास सॉलिड्स आ रहे होते हैं। और अगर हम लोग अब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो गैसेज में आर्गोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम की तमाम गैसेज आ जाती हैं। लिक्विड्स की बात करें तो मिल्क, ऑयल और वाटर, और सॉलिड्स की बात करें तो इसमें डायमंड, रॉक और साल्ट वगैरह जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाए। और अगर हम लोग सबसे लास्ट पे क्वेश्चन को डिस्कस करें कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि किसके ऊपर जो है वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। तो इसके अगर हम लोग अपने जनरल लाइफ के अंदर एग्जांपल भी देखते हैं, अगर मेरे हाथ में पानी है, मैं पानी को फेंकता हूँ, तो पानी क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। मीन टू से कि उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। मीन टू से कि लिक्विड हमारे पास नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई भी सॉलिड, लाइक मेरे पास पेन पड़ा है, मैं पेन को जो है वो फेंकता हूँ, तो पेन बजाय इस चीज़ के कि वो ऊपर की तरफ जाए, वो नीचे की तरफ जाता है, उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रही होती है। बट इन केस ऑफ गैसेज, लाइक हम लोग गैसे गुब्बारे देखते हैं, तो उसके अंदर जब हम लोग गुब्बारे के अंदर गैस भर के छोड़ते हैं तो वो जो होता है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो इन केस ऑफ गैसेज हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये जो है वो एक एमसीक्यूज आप लोगों से, ये हम लोग पास्टुलेट के अंदर भी पढ़ेंगे जब हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज के पास्टुलेट को डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हम लोग कंपैरिजन देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो होप्स हो गया आप लोगों के लिए जो कंपैरिजन हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, ये आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।